Good morning, students and my dear friends. Today is 12th of September 2023, Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25 है। थॉट ऑफ द डे इज स्टडी द पास्ट इफ यू वांट टू इंट्यूट द फ्यूचर। आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 18 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। निफ्टी ब्रीचेस 20K रैली सेट टू कंटिन्यू। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने साइकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मार्क यानी 20,000 के मार्क से ऊपर पहुंच गया। हालांकि जो क्लोजिंग हुई वो थोड़े से लोएस्ट पॉइंट पर हुई, लेकिन इंट्राडे सेशन में जो हाईएस्ट मार्क रहा वो 20,008.15 का रहा एनएससी में। एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अप्रॉक्सीमेटली 3.37 ट्रिलियन इन्वेस्टर्स की वेल्थ में ऐड हुआ बिकॉज ऑफ दिस रैली इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि अगर क्लोजिंग पॉइंट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 19,996.35 पर जो एनएससी है वो क्लोज हुआ। और इससे पहले का जो हाईएस्ट पॉइंट था, इससे पहले का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था अभी तक का एनएससी का, वो अप्रॉक्सीमेटली 19,991.85 था, अप्रॉक्सीमेटली 36 सेशन से पहले। और उसका रीज़न इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो, जो हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो देखने को मिला था या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो में सर्ज की वजह से 36 सेशन पहले जो एनएससी था वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये हाईएस्ट पॉइंट था। बट अब कल के सेशन में इस पॉइंट को भी क्रॉस करते हुए 20,000 का मार्क क्रॉस कर गया एनएससी। अब हमें सडन रैली देखने को क्यों मिली? व्हाट इज़ द रीज़न? अगर स्टॉक एक्सचेंजेस में एक सडन रैली आ रही है, एक सडन इंक्रीज आ रहा है, वेल्थ एप्रिसिएशन हो रहा है, तो देयर मस्ट बी सम रीज़न। और वो कुछ फैक्टर्स जो भी होंगे वो पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे। तो अगर हम बात करें फैक्टर्स की, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमें स्टॉक एक्सचेंज में उछाल देखने को मिला, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा वो रहा सक्सेस ऑफ G20 समिट। इंडिया ने जो G20 समिट जितनी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करी, ज्वाइंट स्टेटमेंट जो लॉन्च किया, और इसी पर्टिकुलर G20 समिट में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर के क्रिएशन का जो अनाउंसमेंट किया, जो कि यूरोप और मिडिल ईस्ट और इंडिया को लिंक करेगा, इस कॉरिडोर की वजह से या इस कॉरिडोर के इकोनॉमिक कॉरिडोर के अनाउंसमेंट की वजह से और अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयर में सर्ज होने की वजह से हमें ये गेंस देखने को मिला। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 ऐसे पॉजिटिव फैक्टर हुए जिसकी वजह से ये एनएससी में हमें एक साइकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को या रैली देखने को मिली। सक्सेस ऑफ G20 समिट, अनाउंसमेंट ऑफ और क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया के बीच में, और जो निफ्टी, जो टॉप निफ्टी गेनर्स हैं उनमें ये उछाल की वजह से सडनली जो ये 20,000 का मार्क है ये एनएससी क्रॉस कर गया। तो कल के अगर हम उसमें देखें कि एनएससी का जो इंडेक्स है दैट इज निफ्टी, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे बड़े गेनर रहे वो अडानी पोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइजेस, जिसके शेयर्स में हमें अप्रॉक्सीमेटली 7% और 4% का उछाल देखने को मिला। और अभी रिसेंटली ही निफ्टी ने अपनी जो जर्नी है 1,000 पॉइंट की, यानी 19,000 से 20,000 की जो जर्नी है वो 52 सेशन पहले कंप्लीट करी है। और उसका रीज़न फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का स्ट्रॉन्ग इनफ्लो और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्ट्रॉन्ग इनफ्लो हमें देखने को मिला था। एंड सिंस देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यहाँ पर एक मार्क आप याद रखेंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नॉट द रिटेल इन्वेस्टर्स, दे आर कंटिन्यूअसली सर्जिंग इनटू द इंडियन इकोनॉमी और एनएससी, जिसकी वजह से जो एनएससी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, अपने सिग्निफिकेंट मार्क को अचीव कर रहा है। टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो रहे निफ्टी 50 रैली में फ्रॉम 20th of March to 11th of September 2023। 20th of March क्योंकि 20th of March में इससे पहले हमें ये सिग्निफिकेंट सर्च देखने को मिला था जब निफ्टी ने 19,000 से 20,000 का मार्क का जो जर्नी थी वो क्रॉस करी थी। तो अगर हम उस ड्यूरेशन से लेकर के कल के ट्रेडिंग सेशन तक को देखें, यानी 52 सेशंस की बात करें, तो रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, आईटीसी, बजाज और एक्सिस बैंक जो रहे ये
टॉप गेनर्स रहे, या इन्हें बोल सकते हैं टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे निफ्टी 50 में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। बायजूस टू सेल एपिक, ग्रेट लर्निंग टू रीपे $1.2 बिलियन लोन। तो बायजूस ने डिसाइड किया है कि जो किड रीडिंग प्लेटफॉर्म है एपिक और जो हायर एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ग्रेट लर्निंग, उन दोनों ही बिजनेस को बायजूस सेल करने वाला। तो ऐसे इंडिविजुअल जो इस डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं उनके अकॉर्डिंग बायजूस इज गोइंग टू सेल द एपिक एंड ग्रेट लर्निंग। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों बायजूस ये दो अपने जेम्स को या दो अपने इंपॉर्टेंट बिजनेस को सेल करने जा रहा है? तो एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर, दिस एजुकेशन टेक्नोलॉजी giant एक्चुअली ट्राइंग टू रेज द मनी एंड रीपे इट्स लोन, जो कि नवंबर 2021 में बायजूस ने लिया था। अप्रॉक्सीमेटली $1.2 बिलियन का लोन था जो कि बायजूस ने नवंबर 2021 में लिया था। तो इस लोन को रीपे करने के लिए और एडिशनल फंड्स को रेज करने के लिए बायजूस एपिक और ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म को सेल करने जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस सेल से जो थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो बायजूस की जो पेरेंट कंपनी है, उसको हेल्प मिलेगी। जबकि हालांकि बायजूस का ये मानना है कि ये जो इनके जो बिजनेस हैं जिनको ये सेल पर दे रहा है बायजूस या सेल करने जा रहा है, ये फिलहाल के लिए उनके लॉन्ग टर्म गोल का जो सेंट्रल पॉइंट नहीं है। और एक्सपर्ट का मानना है कि अप्रॉक्सीमेटली $800 मिलियन टू $5 बिलियन तक का फंड या रेज हो सकता है। ये जो डील है एपिक की और ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म की, ये अप्रॉक्सीमेटली $800 मिलियन टू $1 बिलियन का फंड जो है वो रेज कर सकती है, जिससे कि बायजूस अपने आउटस्टैंडिंग जो टर्म लोन है TLB है उसको ईजिली रीपे कर पाएगा और कुछ एडिशनल फंड भी सेव कर पाएगा फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो इन दोनों ही बिजनेस प्लेटफॉर्म्स को, इन दोनों ही लर्निंग प्लेटफॉर्म को, रीडिंग प्लेटफॉर्म हो चाहे एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म को बायजूस ने 2021 में एक्वायर किया था। तो अब $800 मिलियन की डील जो थी वो बायजूस ने करी थी एपिक क्रिएशन को एक्वायर करने के लिए और लर्निंग एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए। तो इक्विटी और कैश में ये डील करी गई थी 2021 में। लेटर ऑन बायजूस को रियलाइज हुआ कि देयर इज अ नीड टू रीपे द लोन, और इसीलिए अब बायजूस इन दोनों ही बिजनेस को, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म को सेल करने जा रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 1 of Mint paper, India Saudi to link power grid using subsea cable। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया एग्री कर गए हैं अपने पावर ग्रिड को लिंक करने के लिए, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फॉर बोथ कंट्रीज। और इससे दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो एनर्जी अलायंसेस हैं, जो एनर्जी कोलैबोरेशन है, जो एनर्जी जॉइंट वेंचर है, ये सिग्निफिकेंटली बूस्ट होगा। इसके अलावा इंडिया में और सऊदी अरेबिया दोनों में पावर ग्रिड में जो पावर सप्लाई है उसको लेकर के रिलायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, एंड दैट लीड्स टू फॉस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडिया में जो ग्रिड फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा हाई है, और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि डिमांड भी हमारी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करती है, क्योंकि इंडिया में कई सारे सीज़न आते हैं। तो किसी सीज़न में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी की, स्पेशली समर सीज़न में, और कुछ सीज़न की बात करें विंटर में, तो जो डिमांड होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इंडिया में डिमांड फ्लैक्चुएट होने की वजह से जो पावर ग्रिड है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिलते हैं, और इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है वो पावर जनरेशन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो फील करती हैं। एंड दैट इज़ वाई कंज्यूमर को भी, जो इवेंचुअल कंज्यूमर है उसको भी एक रिलायबल एनर्जी सोर्स, कंसिस्टेंट एनर्जी सोर्स, इफेक्टिव एनर्जी सोर्स जो है वो नहीं मिल पाता या इफेक्टिव एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो इसी पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करने के लिए दोनों ही कंट्रीज ने अपने पावर ग्रिड को लिंक करने का डिसीजन लिया है। और अगर हम देखें अभी रीसेंट डेवलपमेंट जो कि G20 में इंडिया ने अनाउंस किया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस किया है, उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है, जो ग्रिड कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है, ये भी एक बहुत ही एक्सपेंसिव और एम्बिशियस कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिस लिंकिंग ऑफ पावर ग्रिड इज ऑल्सो अनदर एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो ये प्रोजेक्ट भी 9 सितंबर को G20 के समिट में अनाउंस किया गया था। हमने डिस्कस भी किया था इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, जिसमें रेल, रोड, शिपमेंट,
कई सारे रूट्स के थ्रू इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूएस को कनेक्ट किया जाएगा। और अगर हम इस एनर्जी पावर ग्रिड लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको लेकर के संडे को जो हमारे दोनों साइड के काउंटर पार्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने डील भी साइन कर ली है। और ये जितनी भी कनेक्टिविटी है दिस विल बी थ्रू सबसी केबल। तो सबसी केबल के थ्रू दोनों ही कंट्रीज अपनी पावर ग्रिड को लिंक करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सडनली ये डिसीजन ले लिया गया। इंडिया बहुत टाइम से अपने पावर ग्रिड को सऊदी अरेबिया और यूएई से कनेक्ट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। और अगर सबसी केबल की बात करें तो सबसी केबल जो वेस्ट कोस्ट है उससे सऊदी अरेबिया और यूएई के पावर ग्रिड को कनेक्ट किया जाएगा। और सिंगापुर को भी कनेक्ट करने की बात आ रही है। सिंगापुर की जो ग्रिड है उसको ईस्ट कोस्ट से के सब केबल से हम या सबसी केबल से इंडिया कनेक्ट करेगा। तो इससे दोनों ही कंट्रीज जो पावर रिसोर्सेज हैं वो यूज़ कर पाएंगे। तो ऑल अक्रॉस द रीजन जितने भी पावर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी शेयरिंग, उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो डेफिनेटली एज ऑफ नाउ कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करना पड़ेगा अपनी ग्रिड की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सस्टेनेबिलिटी एनर्जी सोर्सेस पर, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए कॉस्टली सॉल्यूशंस हैं। अगर हम देखें तो इंडिया भी इस पर्टिकुलर ऑप्शन को देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है कि किस तरीके से पावर ग्रिड की जो रिलायबिलिटी है वो इम्प्रूव करी जाए, कंसिस्टेंट एनर्जी सप्लाई करी जाए, कंसिस्टेंट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंश्योर करी जाए। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, बहुत सबसे कन्वीनियंट जो ऑल्टरनेटिव है दैट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। हालांकि उसको लेकर के इंडिया ने अपने डोमेस्टिक कंट्री में बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया जाए ग्रिड की, पावर ग्रिड की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस को देखें तो ये एज ऑफ नाउ दीज टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस आर वेरी कॉस्टली, और केवल इंडिया के लिए नहीं, सऊदी अरेबिया के लिए ही। तो जो पावर ग्रिड है उसकी रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एटलीस्ट एज ऑफ नाउ ये जो कॉस्टली रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस है उससे बेटर ऑप्शन ये पावर ग्रिड कनेक्टिविटी या लिंकेज है ऑफर कर रही है। तो दोनों ही कंट्रीज के लिए अब एक थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन जो है वो ऑफर किया जाएगा पावर ग्रिड को या पावर ग्रिड की रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। अदरवाइज क्या होता है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे अदर कंट्रीज हो जिससे इंडिया पावर ग्रिड को लिंक करने की बात कर रहा है, तो उनको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर जाना पड़ता है और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस जो हैं भी कॉस्टली हैं। तो एज ऑफ नाउ उन्हें एक चीपर सोल्यूशन ऑफर हो रहा है रिलायबिलिटी, पावर ग्रिड की रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए, जिससे कि दोनों ही साइड के जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और एनर्जी सिक्योरिटी गोल्स हैं वो अचीव होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे इंडिया को ही फ़ायदा होगा। सो इंडिया अभी जो परस्यू कर रहा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्लान, OSOWOG प्लान जो इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है, उस पर्टिकुलर प्लान में ये जो कनेक्टिविटी एग्रीमेंट साइन हुआ है दो कंट्रीज़ के बीच में, सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में, दिस इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट स्टेप, क्योंकि इस पर्टिकुलर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोग्राम में इंडिया जो है वो वर्ल्ड के कई सारे जो कंट्रीज़ हैं उनमें पावर ग्रिड कनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए एम्बिशियस है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस पर्टिकुलर प्लान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। तो फिलहाल के लिए ये एग्रीमेंट साइन हो गया, लेकिन अब इसकी फीजिबिलिटी की किस तरीके से कम कॉस्ट में अफोर्डेबल मैनर में ये रीजनल कनेक्टिविटी जो है इंश्योर करी जाए साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप जैसे कंट्रीज़ के बीच में फॉर शेयरिंग द रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज द इंश्योरिंग द रिलायबिलिटी ऑफ पावर ग्रिड्स। तो अब जो जिस भी फॉर्मेट में, चाहे कोल से एनर्जी डेवलप हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से डेवलप हो, उनकी शेयरिंग हो सकेगी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर स्टोरेज सोल्यूशंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, इसके साथ ही हम दो और आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे जो कि पेज नंबर 4 पर ही दिए हुए हैं। मोदी MSB टारगेट $100 बिलियन FDI इन इंडिया। तो हमारे PM और जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं उनके बीच में ये बाईलैटरल मीटिंग हुई मंडे को। तो जो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी ये सेकेंड स्टेट विजिट है इंडिया के लिए।
और इस ड्यूरेशन में मंडे को दोनों ही साइड ने मीटिंग करी और कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए गए। अभी रिसेंटली हमने पावर ग्रिड कनेक्टिविटी के डिसीजन को डिस्कस किया है और अब यहाँ और जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं उनकी बात हो रही है। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया दोनों एग्री कर गए हैं एक जॉइंट मॉनेटरी कमेटी इस्टेब्लिश करने के लिए। और क्या पर्पस है इस जॉइंट मॉनेटरी कमेटी को इस्टेब्लिश करने का? बेसिकली ये कमेटी जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी का जो प्रोग्रेस है उसको रिव्यू करेगी। तो प्रोग्रेस जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी है उसके डेवलपमेंट, उसके कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस को रिव्यू करेगी ये जॉइंट मॉनेटरी कमेटी। इसके अलावा एक जॉइंट टास्क फोर्स भी क्रिएट किया जाएगा जो कि आइडेंटिफाई करेगा और चैनलाइज करेगा $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो कि सऊदी अरेबिया ने 2019 में प्रॉमिस किया था इस पर्टिकुलर रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए। तो एक एम्बिशियस जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया गया था उसको फैसिलिटेट करने के लिए कोस्ट रिफाइनरी वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी के डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए जॉइंट मॉनेटरी कमेटी और जॉइंट टास्क फोर्स जो है वो क्रिएट करी गई है। और दोनों ही लीडर्स ने जो अपनी फर्स्ट मीटिंग करी है उसमें इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग भी हैदराबाद हाउस में हुई जहां पर कई सारे जो क्रिटिकल एरियाज थे, क्रिटिकल एरियाज इट मीन्स दोनों ही कंट्रीज के लिए जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक एरियाज थे उन एरियाज में किस तरीके से कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करना है, चाहे वो एनर्जी हो चाहे वो ट्रेड हो। दोनों ही इश्यूज को लेकर के दोनों साइड्स ने कई इंपॉर्टेंट डेलिब्रेशंस और नेगोशिएशन करे। और अगर हम इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करें तो क्रिटिकल मिनरल, स्पेस, सेमीकंडक्टर, फिनटेक जैसे कुछ एरिया हैं जहां पर नए कॉर्पोरेशंस को स्टैब्लिश करने के, नए कोलैबोरेशंस को स्टैब्लिश करने का डिस्कशन या बात दोनों ही साइड्स ने करी, मतलब सऊदी अरेबिया और इंडिया के साइड से। तो दिस इज MOU साइंड ऑन एनर्जी कोऑपरेशन पे। एनर्जी जो वो है MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन हुआ। हमने डिस्कस भी किया है कि जो पावर ग्रिड है उसकी कनेक्टिविटी को लेकर के, डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के MOU साइन हुआ और डीसैलिनेशन को लेकर के MOU साइन हुआ, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा वो इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है जो ग्रिड को इंटरलिंक करने का, जिससे कि ग्रिड में कंसिस्टेंट पावर सप्लाई इंश्योर करी जाए। जब सऊदी अरेबिया में ज़्यादा डिमांड होगी तो इंडिया से सप्लाई ली जाएगी, जब इंडिया में ज़्यादा डिमांड होगी तो सऊदी अरेबिया से सप्लाई। तो जैसे दोनों ही कंट्रीज को कंसिस्टेंट रिलायबल फॉर्म में पावर ग्रिड की रिलायबिलिटी इंश्योर होगी। एग्रीमेंट किन किन क्या क्या साइन हुए हैं? नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज, नेशनल एग्जिम बैंक, नेशनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बैंक, नेशनल आर्काइव्स एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सऊदी ओवरसीज एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी को लेकर के कई सारे एग्रीमेंट्स भी साइन हुए। तो दिस हैज बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट मीटिंग बिटवीन दीज टू कंट्रीज। अब इसके साथ ही ये तो बात रही कि जो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस आए थे उनके बीच में और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुआ। लेकिन अगर हम इंडिया और सऊदी अरेबिया का ट्रेड देखें, ये कैसा ट्रेड रहा है हमारा और सऊदी अरेबिया का, तो ट्रेड डेफिसिट विद सऊदी अरेबिया इज एट रिकॉर्ड हाई इन फाइनेंशियल ईयर 23। इट मीन्स सऊदी अरेबिया से हम ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन में हैं, ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन में है। इसका मतलब ये है कि हम उनसे इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं। तो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया इज एट वर्स्ट सिंस एट लीस्ट द टर्न ऑफ दिस मिलेनियम। इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया वॉज अप्रॉक्सीमेटली 31.3 बिलियन in this last fiscal year, more than its export. तो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है -$31.26 बिलियन का। और अगर हम सिग्निफिकेंट इंपोर्ट्स को देखें कि किस सेक्टर में इंडिया जो है वो सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करता है, तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ओर्स एंड मिनरल्स, अदर कमोडिटीज और सबसे इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम क्रूड प्रोडक्ट्स। हम देख सकते हैं 2009 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया हुआ है और कंसिस्टेंटली हमारा जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। हालांकि 2023 में कुछ एरियाज में कुछ सेक्टर में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है, बट स्टिल ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो इंपोर्ट है सऊदी अरेबिया से वो इंक्रीज हो रहा है मोर देन एक्सपोर्ट। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 2009 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट कमोडिटीज कौन सी हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया? एग्रीकल्चर, एलाइड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ओर्स, मिनरल्स, अदर कमोडिटीज, पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट्स। तो इस सेगमेंट में कितना इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। तो डेफिनेटली
सऊदी अरेबिया से हमारा सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे ट्रेड रिलेशन है सऊदी अरेबिया से, उसमें इंडिया अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पा रहा। और डेफिनेटली इसी रीज़न की वजह से जब हम सऊदी अरेबिया से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा कीन है इंडिया से और ज़्यादा ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली वो सरप्लस में है हमसे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जो कि पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है। गिफ्ट सिटी में गेट सोवरेन वेल्थ फंड ऑफिस। Saudi Arabia is considering setting up the office of its sovereign wealth fund at गिफ्ट सिटी। कहाँ है ये गिफ्ट सिटी? गांधीनगर में, गुजरात में स्टैब्लिश है। क्या फुल फॉर्म है इस गिफ्ट सिटी का, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो सऊदी अरेबिया जो है वो अपना एक सोवरेन वेल्थ फंड ऑफिस स्टैब्लिश करने जा रहा है, और उसका जो प्राइमरी फोकस है वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। और आगे आने वाले कुछ हफ्तों के बाद एक डेलीगेशन आएगा गिफ्ट सिटी में, जो एक्सप्लोर करेगा कि कहाँ पर ये ऑफिस एस्टैब्लिश किया जाए, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिजिबिलिटीज़ हैं, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्ट्रेटेजिक, उन सारी फिजिबिलिटीज़ को चेक किया जाएगा और देखा जाएगा किस तरीके से किस एरिया में ये गिफ्ट सिटी में ये सोवरेन वेल्थ फंड का जो ऑफिस है ये एस्टैब्लिश किया जा सकता है। गिफ्ट सिटी इज इंडियाज टैक्स न्यूट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर कंसेप्चुअलाइज्ड बाय आवर पीएम, and it is a global financial hub and India's first operational smart city। तो जो सऊदी अरेबिया है वो अपना सोवरेन वेल्थ फंड को ऑफिस इंडिया में स्टैब्लिश करने जा रहा है। गिफ्ट सिटी विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। न्यू कॉरिडोर मे ड्राइव बिग गेन्स फॉर रेल इंफ्रा कंपनी। तो अभी जो रिसेंटली G20 में जो कॉरिडोर इंडिया ने अनाउंस किया है, जो ग्लोबल कॉरिडोर जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये लैंडमार्क अनाउंसमेंट रहा G20 जो कंक्लूडेड हुई है अभी G20 समिट जो न्यू दिल्ली में, और उस पर्टिकुलर पूरी समिट में ये सबसे बोल सकते हैं कि लैंडमार्क अनाउंसमेंट या माइलस्टोन रहा इंडिया के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक कॉरिडोर से सिर्फ इंडिया को ही या अदर कंट्रीज़ को नहीं, इंडिया में जो अदर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं जैसे कि रेलवेज, पोर्ट, रोड, इन सारे सेक्टर्स में ऑपरेट करने वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं, इट मीन्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनीज़ हैं, उन सबको बूस्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से IMEC से। तो कंपनीज लाइक इरकॉन इंटरनेशनल, रेल विकास निगम, L&T, टाटा प्रोजेक्ट, GMR, ये जैसी कंपनीज हैं, दे आर एक्चुअली वेरी रेडी, और उन्होंने अपनी सीट बेल्ट जो है वो टाइटन कर ली है, फासन कर ली है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कई सारे जो टेंडर हैं वो फ्लोट होंगे, और डेफिनेटली इस सेगमेंट में ऑपरेट करने वाली जितनी भी बड़ी छोटी कंपनीज़ हैं उनको अब बूस्ट मिलने वाला है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट मिलने, और इसका सीधा इम्पैक्ट हमें निफ्टी में भी देखने को मिला, निफ्टी के स्टॉक एक्सचेंज में। इसीलिए हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट या हमें एक सडन जो हमें सर्ज था वो निफ्टी में देखने को मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अमंग द इन्वेस्टर्स फॉर द बूस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये तो बात रही इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर पोर्ट्स की बात में, तो जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, जिसमें स्टेट ओन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई में है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला में है, अडानी ग्रुप ओन मुद्रा पोर्ट, APM टर्मिनल ओन पीपा वाव पोर्ट, ये जितने भी पोर्ट हैं ये भी इस पर्टिकुलर कॉरिडोर प्रोजेक्ट से इमेंसली बेनिफिट होने वाले हैं। तो इस कॉरिडोर के डेवलपमेंट के बाद जो इकोनॉमिक बूस्ट होगा वो अलग बात है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो अलग बात है। इसके डेवलपमेंट की प्रोसेस में कई सारे जो सेक्टर हैं, कई सारी जो कंपनीज हैं, चाहे स्टेट ओन्ड हो चाहे प्राइवेट कंपनीज हो, उन सब को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि नए टेंडर आएंगे, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, उनको नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, प्रॉफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कई सारी चीज़ें होंगी इससे। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम IMEC की बात करें तो इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर प्रोजेक्ट विल एक्चुअली कनेक्ट द इंडिया टू गल्फ रीजन एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग गल्फ रीजन टू यूरोप। तो इंडिया से गल्फ रीजन और गल्फ रीजन से यूरोप। तो इसमें रेलवे, शिपमेंट, रेल ट्रांजिट, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब हैं, कई सारे रूट जो इंडिया को लिंक करेंगे UAE, सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूरोप जैसे एरिया से। तो डेवलपमेंट के बाद ट्रेड बूस्ट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा कंपनीज़ के लिए, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ईजिंग द ट्रेड, और इसकी वजह से हम देख सकते हैं जो कंपनीज़ हैं उनके शेयर प्राइसेस सिग्निफिकेंटली
इंक्रीज किए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें निफ्टी और अदर जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन सम फूड टू बी कट 5 to 10%। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस में इंडिया और USA के बीच में, यानी वॉशिंगटन या न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में थोड़ा सा सेटलमेंट हुआ है, जहां पर इंडिया एग्री कर गया है कि इंडिया कुछ पर्टिकुलर जो फ्रेश और प्रोसेस्ड फूड आइटम है उन पर इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करेगा। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10% की इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करने का प्रॉमिस किया है इंडिया ने ऑन सम फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम एज अ पार्ट ऑफ लार्जर डिस्प्यूट सेटलमेंट बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन, यानी इंडिया और USA के बीच में इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के, स्पेशली जो फ्रोजन टर्की, फ्रोजन डक, फ्रेश, फ्रोजन ड्राइड, प्रोसेस ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, इन सब पर जो इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करता था उसको लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था। एज ऑफ नाउ ये जितने भी आइटम हैं, चाहे फ्रोजन और प्रोसेस जितने भी क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज और ये डक और फ्रोजन टर्की ये सब हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 30 से 45% की इंपोर्ट ड्यूटी अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी को लेकर के USA जो था वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी पर गया WTO की, जहां पर इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ MFN टैग मीन्स मोस्ट फेवर्ड नेशन, क्योंकि USA इंडिया का MFN है यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन है, तो उसके बेसिस पर इंडिया जो है वो कुछ जो इंपोर्ट ड्यूटी है, टैरिफ कट है, वो अप्लाई कर देगा। बेसिकली जो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो क्लॉज है, जितने भी WTO मेंबर कंट्रीज़ हैं उन पर एप्लीकेबल होता है। ये जैसा नाम से अपीयर हो रहा है उसका ये मीनिंग एक्चुअली कतई नहीं है कि हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशंस को ही केवल हम ड्यूटी कट देंगे। जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको उन पर आप सिमिलर टैरिफ लगाएंगे, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बेसिकली यही मीनिंग होता है MFN टैग का। तो इंडिया ने यही बोला है कि जो WTO में जितने भी WTO मेंबर नेशंस हैं उन पर इक्वल ड्यूटी लगाने के लिए, या उसी क्लॉज या मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज की वजह से इंडिया जो है 5 से 10% का रिडक्शन कर रहा है। और दिस अनाउंसमेंट वाज मेड बाय UNSTR यानी यूनाइटेड नेशन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट को किया। कब किया? डेफिनेटली जो G20 की जो लीडरशिप समिट चल रही थी उसके साइडलाइन जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी दोनों ही साइड्स के बीच में, जो US के प्रेसिडेंट और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बीच में जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग के जॉइंट स्टेटमेंट में ये अनाउंसमेंट किया गया कि इंडिया रेडी है कुछ फूड आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कट करने के लिए। सो दिस इज द कॉन्टोर ऑफ द मूव, टैरिफ कट ऑन सम प्रोसेस्ड एंड फ्रेश फूड आइटम्स। 30 से 45% की ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ लगता है, जिसमें 5 से 10% का रिडक्शन इंडिया करने को एग्री कर गया है डिपेंडिंग ऑन द फूड आइटम। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर मूव से दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट बहुत टाइम से चला आ रहा है ये रिजॉल्व होगा। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। बुल्स लिफ्ट निफ्टी टू 20K, इंडिया MCAP नियर $4 trillion. Nifty 50 index on Monday breached the 20,000 mark that we have already covered on Mint, और रीज़न इसका सीधा जो G20 में जो इंडिया की सक्सेस रही उसके बाद। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। डायरेक्ट लिस्टिंग ऑन LSE ऑन कार्ड बट फर्स्ट ऑन गिफ्ट। तो UK ने इंडिया से फर्स्ट कंफर्मेशन रिसीव किया है, जहाँ पर इंडिया ने अश्योर किया है कि इंडिया लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अपनी जो ओवरसीज़ डायरेक्ट लिस्टिंग के लिए इंडियन जो कंपनीज हैं उनको कंसीडर करेगा। इट मीन्स लंदन स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन को एक्सप्लोर करेगा इंडिया फॉर ओवरसीज़ डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज। तो इंडियन कंपनीज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं इस न्यूज़ को बताऊँ तो इंडियन कंपनीज जो है उनको लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE में लिस्ट करने के लिए इंडिया जो है वो एग्री कर गया है एज पर द ब्रिटिश चांसलर ऑफ एक्सचेकर ऑन मंडे। तो इंडिया ने पहला अश्योरेंस दिया है, पहला कंफर्मेशन दिया है कि वी आर एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन दैट हाउ इंडियन कंपनीज कैन बी लिस्टेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज, what are the feasibility, administrative and legal reforms that needed to be taken। और अगर ये अलाउ हो जाता तो डेफिनेटली डायरेक्ट लिस्टिंग होगी इंडियन कंपनी में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में एज एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। हालांकि इनिशियली ये गिफ्ट सिटी की जो कंपनीज हैं केवल उन्हीं पर एप्लीकेबल होगा, लेटर ऑन इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो इनिशियली गिफ्ट पर एप्लीकेबल है, लेटर ऑन फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर कंपनीज ऑल्सो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया राइजिंग अफ्रीका बेट FDI आउटफ्लो एट $14 बिलियन। तो टोटल ट्रेड इंडिया और अफ्रीकन नेशन के बीच में
फाइनेंशियल ईयर 23 में अप्रॉक्सीमेटली $100 बिलियन तक रहा है। तो इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो ट्रेड टाइज हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट टाइज जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, एंड इंडिया इज़ हैविंग और बिकमिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अकॉर्डिंग टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो ऑफ 2021 and according to latest UN Conference Trade and Development UNCTAD World Investment Report 2023, India has been the largest source of investment for African continent. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 55 कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जिनको फॉर्मली G20 में लास्ट वीक इंक्लूड भी कर लिया गया है। तो दोनों ही साइड्स यानी इंडिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में जो बायलैटरल टाइज हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं, एंड इंडिया इज़ अमंग द टॉप 10 इन्वेस्टर्स इन अफ्रीका। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर या सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में टॉप 10 हैं तो वो टॉप 10 दीज कंट्रीज़ हैं, और इनमें इंडिया भी शामिल है। तो यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, USA, चाइना, साउथ कोरिया, इटली, सिंगापुर, जर्मनी और इंडिया जो है वो टॉप 10 इन्वेस्टर पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टिंग कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इंडिया का अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट, तो ईयर बाय ईयर इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है, इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंक्रीज़ हो रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें FDI आउटफ्लो में देखने को मिल रहा है। तो 2023 में इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली $14 बिलियन का FDI आउटफ्लो किया, या हम बोल सकते हैं FDI किया, इन्वेस्टमेंट किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया अफ्रीकन कंट्रीज़ में। टॉप कंट्रीज अकाउंटेड फॉर द बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अप्रैल 2000 से लेकर के मार्च 2023 तक जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उनकी लिस्टिंग है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, किन किन कंट्रीज़ को कितना इन्वेस्टमेंट रिसीव हो। तो फिलहाल के लिए इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में जो टाइज हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं ईयर बाय ईयर। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 25 BP डिपॉजिट रेट हाइक लाइकली दिस फेस्टिवल सीजन। तो इंडिया में फेस्टिवल सीज़न आने वाले हैं और उसके लिए कंपनीज और जो बैंक्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं। और रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ICRR को विड्रॉ कर लिया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो विड्रॉल का डिसीजन है जो RBI ने लिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट द बैंक्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल सीजन। और इस पर्टिकुलर डिसीजन के बाद जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज देयर डिपॉजिट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट। तो 25 बेसिस पॉइंट से अलग अलग कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अपने डिपॉजिट रेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं इन सेलेक्ट मैच्योरिटी ब्रैकेट, and the rise in demand for the fund to cover the tax payment and meet quarter end business target would influence the rate decision by banks। हालांकि सारे बैंक जो हैं वो फिलहाल के लिए ये जो रेट हाइक है ये नहीं करेंगे, केवल वही बैंक करेंगे जहां पर असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट मिसमैच है कुछ स्पेसिफिक ब्रैकेट्स में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि RBI के इस डिसीजन के बाद प्रोबेबली डिपॉजिट रेट में हमें हाइक देखने को मिल सकता है इन अपकमिंग सीजन, फेस्टिव सीजन, क्योंकि ऑलरेडी बैंक्स के पास जो लिक्विडिटी क्राइसिस है वो बनी हुई है। तो लेट अस सी कि किस तरीके से कौन कौन से बैंक अप्रोच करते हैं, किस तरह का अप्रोच बैंक्स अडॉप्ट करते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।